बच्चों आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर या किसी एंगल थीटा पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना हो, और तो कैलकुलेशन हम किस फॉर्मूले से करते हैं बच्चों, और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ये सब हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। और फिर उन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर दो पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, और यहाँ पर ये पॉइंट मैंने मान लिया ये बी पॉइंट है। यहाँ ए पॉइंट पर डाइपोल का प्लस चार्ज रखा है बच्चों, और बी पॉइंट पर डाइपोल का माइनस चार्ज रखा हुआ है। अब हमें मालूम है बच्चों कि डाइपोल की जो लेंथ होती है, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम जनरली 2a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लिया बच्चों O। टोटल डाइपोल लेंथ 2a होती है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, स्मॉल a हो जाएगी। और ऐसे ही माइनस क्यू की जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो भी स्मॉल a हो जाएगी। अब हमारा एम क्या है कि इस डाइपोल की वजह से एक कोई पॉइंट P है, यहां पर है बच्चों पॉइंट। इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये पॉइंट ना तो इसकी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है, ना ही एक्सियल लाइन पर है, किसी एंगल थीटा पर है बच्चों। और इस पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम r लिखते हैं, और वो डिस्टेंस भी हम यहां पर देख सकते हैं। इस पॉइंट से डाइपोल के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको मैं लिखता हूं कि यहां से डिस्टेंस इसकी कितनी है, r है। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जो ये पॉइंट है वो इस डाइपोल के एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इस आर के बीच में एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। तो थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, वहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है बच्चों, क्या करेंगे, इस डाइपोल के प्लस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल पता कर लेंगे, माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता कर लेंगे, और टोटल फाइंड करने के लिए दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो देखिए पहले हम देखते हैं कि इस प्लस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो वो डिस्टेंस हम देखते हैं, यहां प्लस के चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस हम पता करते हैं पहले। ऐसे ही माइनस चार्ज को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं मैं। अब मान लेते हैं बच्चों कि प्लस चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r1 है, और माइनस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है उसको मैं r2 लिख देता हूं। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मान लेते हैं कि ये डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है। ये डायग्राम तो मैं थोड़ा बड़ा करके, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो समझने में। ये डाइपोल शॉर्ट डाइपोल ले रहा हूं, मतलब डाइपोल की जो लेंथ है ए डिस्टेंस, ये इस आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है बेटा, बहुत छोटी है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन, इफ ए इज लेस देन आर, तब क्या होने वाला है वो हम देखेंगे अभी। तो देखो बच्चों, ये डिस्टेंस हम पता करेंगे r1 और r2। हम कैसे पता करेंगे, r1 r2 पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो OP लाइन है उसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूं। यहां OP लाइन को मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूं, यहां आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने इस लाइन को, और थोड़ा और कर देते हैं इसको। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर अपन क्या करेंगे, A से और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस A से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चों, और इस B से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल जो बनेगा बच्चों वो कितना होगा, 90 का। ये एंगल यहां से यहां का 90 हो गया बच्चों, और यहां पर भी जो एंगल बन रहा है वो 90 का हो गया। अब ये OP लाइन को मैंने क्या किया, वापस देखिए, OP जो लाइन थी उसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, और उस OP लाइन को एक्सटेंड करने के बाद प्लस चार्ज से और माइनस चार्ज से उस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। यहां जिन पॉइंट्स पर वो पॉइंट्स मिल रहे हैं बच्चों, इसको C और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं D। ठीक है, अब बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये इधर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो मैंने आपको बताया अभी कि मैं डायग्राम को जरूर बड़ा करके दिखा रहा हूं, बट यहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूं कि डायपोल की जो लेंथ है, ये ए लेंथ जो है वो इस आर लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये जो ए से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान सकता हूं सी से पी तक की डिस्टेंस के बराबर, और बी से पी तक के जो डिस्टेंस है उसको मैं डी से पी तक के डिस्टेंस के बराबर मान सकता हूं। तो ये R1 R2 फाइंड करने के लिए पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि OC डिस्टेंस कितनी है और OD डिस्टेंस कितनी है। तो O से डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, देखो ये ट्राइंगल, तो यहां लिख देंगे हम इन ट्राइंगल AOC। तो देखो बच्चों cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेटा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस क्या हो गया OC, हाइपोटेनियस क्या हो गया 90 के सामने A, तो यहां से OC हमारे पास मिल गया बच्चों A cos थीटा, OC पता चल गया। सिमिलरली अगर हम बात करें इन ट्राइंगल BOD, इस ट्राइंगल को यूज कर लो, इसमें भी cos थीटा यूज करो। cos थीटा इक्वल टू वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर तो बेस क्या हो गया OD, हाइपोटेनियस क्या हो गया 90 के सामने A, तो बच्चों OD हमें मिल गया A cos थीटा। ठीक है, तो O से C की डिस्टेंस हमें पता चल गई कितनी है A cos थीटा, और OD भी कितना है A cos थीटा। अब देखिए, अब AP डिस्टेंस हमें पता करना है, तो कैसे पता करेंगे बच्चों, AP जो डिस्टेंस है वो नियरली इक्वल होगा बच्चों CP डिस्टेंस के। कब होगा ध्यान रखना है, मैंने इस A डिस्टेंस को बहुत छोटा माना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में A से P तक की डिस्टेंस C से P तक के डिस्टेंस के बराबर और B से P तक के डिस्टेंस D से P तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो देखिए AP डिस्टेंस कितना है R1, अब C से P तक पता करना है, तो C से P तक कैसे पता करेंगे, सिंपल O से P तक पता कर लो, O से P तक पता कर लो, उसमें से OC माइनस कर दो, तो OP माइनस OC, मैं ऐसा लिख सकता हूं CP को। ठीक है, तो देखो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP कितना है बच्चों R, O से P तक के डिस्टेंस को R लिखा है, माइनस OC कितना है A cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई बच्चों। सिमिलरली हम देखें यहां पर P से P की जो डिस्टेंस है वो भी नियरली इक्वल हो जाएगी D से P तक के। अब बच्चों BP डिस्टेंस को मैं क्या लिखता हूं R2, वो इक्वल हो जाएगी DP। अब बच्चों D से P के डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे अपन, पहले निकाल लें OP और फिर उसमें OD ऐड कर दें, तो DP को मैं क्या लिख सकता हूं OP प्लस OD, तो R2 डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास R, O से P कितना है बच्चों, यहां से यहां तक कितना है R, OD कितना है A cos थीटा, तो R प्लस A cos थीटा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लिखेंगे इस प्लस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल, तो यहां लिख देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट ए पर जो प्लस चार्ज है उसकी वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, तो हमें मालूम है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन R, जहां R क्या होते हैं उस चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस, तो आ जाएगा KQ अपॉन R1। इक्वेशन फर्स्ट नहीं बच्चों थर्ड इक्वेशन लिख देंगे अपन इसको, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम बात करेंगे माइनस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल, तो यहां लिख देंगे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट B पर जो माइनस चार्ज रखा है उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल, तो सिंपल बेटा क्या कर देंगे V2 इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R2।
इसको हम इक्वेशन फोर्थ, मैंने आपको बता रखा है पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करते हैं। चार्ज अगर प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे बच्चों, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर आ गया है। अब इस सिस्टम में हमारे पास दो ही चार्ज हैं डाइपोल में, तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि अगर मल्टीपल चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना हो तो हम क्या करते हैं, उन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल पता करेंगे और टोटल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सब का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे हम टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू, यहां V1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, V इक्वल टू क्या है, V1 की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन R1, यहां प्लस है लेकिन इसकी वजह से माइनस आ जाएगा तो KQ अपॉन में R2 हो जाएगा। V इक्वल टू KQ कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहां V इक्वल टू बच्चों देखिए KQ और एलसीएम ले लेंगे अपन R1 R2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, R2 माइनस R1। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमने R2 और R1 की वैल्यूज पहले ही पता करके रखी हुई है बच्चों। R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R प्लस a cos थीटा, और R1 की वैल्यू कितनी है, R माइनस a cos थीटा। ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे, तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारे पास V इक्वल टू KQ ब्रैकेट R2 था, तो R2 कितना था बच्चों, R प्लस a cos थीटा माइनस R1 की वैल्यू कितनी थी, R माइनस a cos थीटा अपॉन R1 प्लस R2, R1 डॉट R2, तो ये R प्लस a cos थीटा डॉट R माइनस a cos थीटा। हमने R1 R2 की वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट कर दी है। अब देखो बेटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ मल्टीप्लाइड बाई a cos थीटा, और a cos थीटा कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये 2a मल्टीप्लाइड बाई q, हमें पता है 2aq को मैं क्या लिख सकता हूं, P, और ये P क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस 2a को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया बच्चों। अब देखिए हमने डाइपोल को शॉर्ट डाइपोल लिया हुआ है, तो यहां पर हमें मालूम है शॉर्ट डाइपोल में a जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो यहां पर बच्चों a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जो है ना वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो इस R स्क्वायर के कंपैरिजन में ये जो टर्म है ये बहुत छोटी हो जाएगी बच्चों, ये वाली जो टर्म है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ कोस की मैक्सिमम वैल्यू भी लेके चलते हैं, कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, तो अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो a स्क्वायर R स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कब, जब a छोटा हो R के कंपैरिजन में, ठीक है। इसको अपन मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूं, जैसे मान लो यहाँ पर 0.5 है, a की वैल्यू कितनी है 0.5 और R की वैल्यू कितनी है, मान लो मैं यहाँ पर 10 मान लेता हूं, ठीक है। तो 0.5 10 के कंपैरिजन बहुत छोटा होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो स्क्वायर करें तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 100। तो जब ये a जो है जिसको मैंने a लिया था ये क्या है बच्चों R, तो a 0.5 10 से छोटा है, इसका स्क्वायर किया बच्चों मैंने, तो स्क्वायर किया तो 0.25, इसका स्क्वायर किया तो 100, तो स्क्वायर करने पर तो और भी ज्यादा गैप हो गया, और भी ज्यादा छोटा हो गया बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है बेटा। तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो v का फॉर्मूला हमारे पास आ गया KP cos थीटा अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि हमने इक्वेशन 4 तक यहां पर लिख दिया था, इक्वेशन 5 हम इसको लिख देंगे। तो बेटा एक डाइपोल की वजह से अगर हमें किसी थीटा एंगल पर पोटेंशियल पता करना हो तो उस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखते हैं, तो देखिए बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म बच्चों देखिए थोड़ा उल्टा सोचते हैं हम। मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हो पी वेक्टर डॉट आर कैप, तो इसको हम ओपन करें तो कैसे करते हैं, देखो पी का मैग्नीट्यूड, आर कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। क्यों ऐसा कैसे किया मैंने, ए डॉट बी को हम ओपन कर दे तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा हम लिखते हैं बच्चों। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये और कॉस थीटा। अब p इंटू 1 क्या होता है p, तो बच्चों p वेक्टर डॉट आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, p कॉस थीटा। तो बेटा कहीं पर p कोस थीटा अगर लिखा हो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर p कोस थीटा, उसकी जगह हम क्या कर देंगे p वेक्टर डॉट आर कैप। तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इक्वल टू k तो बाहर लिख दिया और इसको मैं लिख दूंगा p वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चा, अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हमें पता है आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इस आर कैप की जगह ये रखूंगा बेटा तो ऊपर वेक्टर आ जाएगा, नीचे एक आर रहेगा तो क्यूब बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन 6th और ये 7th। अब हम देखते हैं बच्चों स्पेशल केस, क्या करेंगे स्पेशल केस देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो एक बार देखो बेटा, एक्सियल लाइन क्या होती है, डाइपोल के चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो चार्ज कौन से, ये वाले, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। अब बच्चों ये पॉइंट अभी यहां पे है, अगर ये पॉइंट ऐसे आ जाए, मतलब ये ऐसे आ जाए इसके एक्सियल लाइन पर कहीं पर हो, तो वहां पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सियल लाइन पर थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे हम, तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा 0। तो देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो वी एक्सियल क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, कोस 0 1 होता है, तो वी एक्सियल इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। डाइपोल के एक्सियल लाइन पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है के पी अपॉन आर स्क्वायर। सेकंड केस देखते हैं हम, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन पर देखते हैं बेटा, देखो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास हो। तो इस लाइन पर कहीं पर भी अगर ये पॉइंट पी हो तो बेटा अगर ये पॉइंट पी यहां पे आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पी ऐसे ऐसे आ जाएगा तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा इक्वेशन 5 में, तो v इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, v इक्वेटोरियल बेटा के पी कोस 90 आएगा, कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 90 क्या होता है बेटा 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो v इक्वेटोरियल कितना होता है बच्चों 0। ध्यान रखना है एक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के पी अपॉन आर क्यूब, और वेक्टर में लिखेंगे तो माइनस का साइन और आता है, वो आप
वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें एक्सियल लाइन पर पता करना हो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, इक्वेटोरियल पर तो जीरो होता ही है, और अगर किसी थीटा एंगल पर पता करना हो तो इससे हम पता कर लेंगे। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले बोल रखा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैज डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों देखिए जो जो बोल रखा है उसको हम लिखते जाते हैं। हमें दे रखा है डाइपोल मोमेंट P कितना है बच्चों, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंट 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होते हैं उसको 0.3 मीटर दे रखा है बच्चों, R से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻1 मीटर। मेरे को ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं, आप इससे भी कर सकते हो। अब हमें पूछा है पोटेंशियल फाइंड करना है एक्सियल लाइन पर। तो देखिए A, अभी अभी मैंने आपको बताया था V एक्सियल क्या होता है बच्चों, KP अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ P हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन R का स्क्वायर। R कितना है 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो बच्चों -9 +9 से -9 कट गया तो कितना जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁻2, 9 से 9 कट गया, ये -2 पर जाके कितना हो जाएगा बच्चों 400 वोल्ट। ठीक है, तो एक्सियल लाइन पर वोल्टेज कितना जाएगा 400। P में हम देखते हैं, दूसरा पूछा है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो हमें पता है V इक्वेटोरियल तो कितना होता है बच्चों 0 होता है, अभी अभी हमने देखा है। थर्ड हम देखेंगे 60 डिग्री एंगल पर हो तो C का आंसर निकालेंगे। तो बेटा किसी एंगल थीटा पर पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी देखा है अपन ने, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों V इक्वल टू, यहां पर अब देखो चाहो तो दोबारा वैल्यू पुट करके कर लो, अदरवाइज हमने KP अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू तो अभी कैलकुलेट की है, KP अपॉन R स्क्वायर की। KP अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 400। तो मैं इस टर्म की जगह तो क्या लिख सकता हूं 400 डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई थीटा, कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है 60 डिग्री, तो यहां रख देंगे कोस 60। कोस 60 कितना होता है बच्चों 1/2। तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 200 वोल्ट। ठीक है, तो एक्सियल पर 400, थीटा एंगल पर थीटा इक्वल टू अगर 60 हो तो कितना हो जाएगा 200, और इक्वेटोरियल पर 0 होता है। एक और अपन करते हैं ऐसा ही एक, देखिए टू चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B, और A के कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 0 -a 0 0 +a B के रेस्पेक्टिवली। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है 7 0 0 और Q -3 0 0। देखिए इसको करते हैं अपन, यहां पर चार्ज कहां रखे हैं Z एक्सिस पर, और चार्ज रखे हैं बच्चों ये हम एक्सिस बना लेते हैं एक बार। अब बच्चों जनरली हमारे हैबिट में क्या रहता है, इसको हम एक्स एक्सिस, इसको वाई और इसको जेड लेते हैं। तो अगर इसको जेड लेते हैं, जेड एक्सिस एक्चुअल में सामने होता है और -z अंदर होता है। अब चार्ज हमारे रखे हैं जेड एक्सिस पर, तो अगर मैं इसको जेड लेता हूं तो दिक्कत हो जाएगी, रख नहीं पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको हम जेड एक्सिस ले लेते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम इस एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में। अब देखो अगर ये जेड एक्सिस है तो इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूंगा बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं -z। अब हमारे चार्जेस कहां रखे हैं A और B पॉइंट पर। A के कोऑर्डिनेट, A पॉइंट यहां पे है बच्चों और B पॉइंट यहां पर है, और ये ओरिजिन है ही बच्चों। ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0 0 -a और B के दे रखा है 0 0 +a। अब बच्चों A पर चार्ज रखा है माइनस का Q यहां पर, और यहां पर चार्ज रखा है +q। मतलब ये क्या हो गया हमारा डाइपोल है, और ये ओरिजिन क्या हो गया डाइपोल का सेंटर हो गया बच्चों। इस लाइन को हम बोलते हैं डाइपोल की एक्सियल लाइन, चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है। इसका मतलब ये वो एक्स एक्सिस क्या हो गया इक्वेटोरियल लाइन हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है तो इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी, और पॉइंट पी कहां है, एक्स एक्सिस पे, क्यू भी कहां है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो देखो पी पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं बच्चों, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखा है 7 0 0, और पॉइंट क्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3 0 0। ठीक है बेटा, अब पूछा है कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आप किसी टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहे हो, क्यू नोट को यहां से यहां तक ले जाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, WPQ इक्वल टू क्या होता है, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स के बीच में आप चार्ज को लेकर जा रहे हो। तो यहां पर VP माइनस VQ हम करेंगे। अब बच्चों देखिए हमें पता करना है कि यार पॉइंट P का पोटेंशियल कितना है और पॉइंट Q का पोटेंशियल कितना है, तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो पॉइंट P कहां है, इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर है बच्चों, और अभी अभी हमने देखा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट होते हैं तो वहां पर पोटेंशियल 0 होता है। तो पॉइंट P का पोटेंशियल VP कितना हो गया बच्चों, 0। पॉइंट Q का पोटेंशियल VQ भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये पोटेंशियल भी 0 और ये पोटेंशियल भी 0, ये वैल्यू यहां रख देंगे, Q नॉट 0 माइनस 0, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0। तो पॉइंट P से पॉइंट Q तक इस टेस्ट चार्ज Q नोट को ले जाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।